अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं। अब दिन भर सनम के साथ हम हालात, वाक़ात और सियासत पे बड़ा मामला आज उठाएंगे और आज तारीख़ के उन अवराक को पलटने की, समझने की कोशिश भी करेंगे जो कश्मीर की तारीख़ में लिखी गई है, आगे भी लिखी जाएगी। और कश्मीर की तारीख़ में 5 अगस्त 2019 का फ़ैसला और उसी फ़ैसले पे इंतज़ार एक और फ़ैसले का जम्मू कश्मीर से सबसे 20 के करीब जो इदारे हैं या लोग हैं, उन्होंने दरख्वास्तें दाखिल की थी 5 अगस्त 2019 के फ़ैसले के ख़िलाफ़। और 5 अगस्त 2019 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंतज़ार था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि कब इस पर तारीख़ लगेगी, कब इस पर सुनवाई होगी। और उसी सुनवाई के हवाले से जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आवाम ने इसकी मनसूई को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करा दी थी। और आज मुद्दत बाद इंतज़ार ख़त्म हुआ। बाद दोपहर करीबन 3 बजे बाज़ाब्ता तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक दफ़ा 370 को दफ़ा करने के फैसले पर अपनी समाअत शुरू कर रहा है। और इस आईनी बेंच में 5 जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस PR गोयल और जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहेंगे। जम्मू कश्मीर की तारीख में 5 अगस्त 2019 का फैसला और इस 5 अगस्त की तारीख को सुबह लगभग 10 बजे के करीब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल दरख्वास्त की गई है उसमें लिखा गया है कि सुबह 10 बजे के करीब हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान से फैसला सादर किया जाता है। और जो कभी एक मुल्क था फिर रियासत बना, तो उसी रियासत का दर्जा भी ख़त्म करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर को दिए गए ख़ुसूसी इख्तियार 370 को ख़त्म करने का फ़ैसला लिया गया। और उसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक 20 के करीब अफराद ने अपनी दरख्वास्तें जमा कराईं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी गई कि 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 को हटाए जाने का जो फैसला था वो गैर आईनी था। और गैर आईनी के साथ साथ उस दिन जम्मू कश्मीर को जो UT बनाया गया, 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, डिवीजन किया गया, वो भी गैर आईनी है और इसलिए समाअत की जाए। और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जाते हुए बताया गया कि इस फैसले को कलअदम करा दिया जाए। और इस फैसले का दिलचस्प पहलू ये भी था, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले तब के ब्यूरोक्रेट और ब्यूरोक्रेट टर्नड पॉलिटिशियन शाह फैसल ने भी अपनी दरख्वास्त दी थी। लेकिन पिछले साल सितंबर में शाह फैसल ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त जमा की थी और उसमें उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हुए बताया था कि उनका नाम की जो दरख्वास्त है उसको वापस लिया जाए। वो 370 के फैसले, मनसूई के फैसले को जो चैलेंज करने की उनकी जो दरख्वास्त है उसको बाहर निकाला जाए। फैसले का इसी पस मंज़र में आज जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक 370 का जो फैसला है 5 अगस्त 2019 का, उस पे बाज़ाब्ता तौर पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी जज का मखसूस किया है और जो इसकी समाअत करेगा। याद दिलाते चलें, पिछले हफ्ते गुजरे हुए हफ्ते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया था और यहाँ पे कई अवामी वफूद भी अगर मिले थे। और ख़ास तौर पे महबूबा मुफ्ती ने उस दिन एक बाज़ाब्ता तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को ट्वीट करते हुए दरख्वास्त की थी कि बहुत इंतज़ार हो गया, इंतज़ार कश्मीरियों को है और अब तारीख़ लगनी चाहिए। और ये तारीख़ अब लगने का फ़ैसला हो चुका है। चलिए, बड़ा फ़ैसला हो चुका है और इस फ़ैसले का हमें इंतज़ार रहेगा। यूँ कहें तो दुनिया की तारीख़ में इस फ़ैसले पे इंतज़ार के लिए नज़रें जो हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे रहेंगी। और जम्मू कश्मीर में इस हवाले से कुछ नए अवराक भी लिखे जा सकते हैं, तारीख़ लिखी जाएगी। और तारीख़ में एक और तारीख़ भी बहुत पहले लिखी गई थी, उसे लैंड टू टिलर कहा जाता है। और कुछ लोग बताते थे कि मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का एक लैंड टू टिलर जो फ़ैसला था वो एक तारीखी फैसला था, कुछ लोग कहते हैं। और एक और तारीखी फैसला अब भी कुछ लोग कहते हैं कि अब जो नया सरकार का फैसला आया है ये तारीखी फैसला है। और इस तारीखी फैसले में
5 मरला उस फर्द को, शख्स को दी जाएगी जिसके पास जम्मू कश्मीर में रहने के लिए घर नहीं है। इंदिरा आवास योजना के तहत जिसको घर दिया जा रहा है उसको बाज़ाब्ता तौर पे घर दिया जाएगा। और इसी तारीख के पस मंज़र में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 मरला उस शख्स को देने का उन्होंने ऐलान किया जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, बेघर के पास ज़मीन नहीं है, ये उन्होंने बताया। और ये भी बताया कि मरकज़ी सरकार ने 2 लाख के करीब लोगों को PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान को मंजूरी दी है। और इस चीज़ में ख़ास तौर पे ना ही रंग नस्ल, ना ही ज़ात पात, ना ही मज़हब, ना ही इलाके को बुनियाद बनाया गया है, बल्कि मुस्तहिक जो है, हकदार जो है, उसको हक दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सुनते हैं। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, इसके साथ साथ दूसरे मुद्दे पे उन्होंने बात की, लेकिन पहले सुनिएगा इस मुद्दे पे क्या बताया उन्होंने। अभी पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हम लोगों ने निर्णय किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर के तय किया और काफी चर्चा करके कैसे लैंडलेस फैमिली जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें हम 5 मरला जमीन देंगे ताकि वो घर बना सकें। अभी 2711 ऐसे इतने परिवारों को जो कि लैंडलेस थे उनको प्रशासन ने जमीन दी है। और आगे भी जो हमारी सूची है PMAY के जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनके पास भी आवास नहीं, जैसे जैसे भारत सरकार से आवास आता जाएगा वैसे उनको जमीन देकर के हम उपलब्ध कराएंगे। आप में से अनेक लोगों को मालूम है इसी वर्ष मई में भारत सरकार ने PMAY में लगभग 1,99,550 1,99,550 PMAY में अतिरिक्त मकान दिए थे। तो जो वेटिंग लिस्ट हमारी है उसको कैसे सैचुरेट किया जाए, इस दृष्टि से यहाँ के प्रशासन ने प्रयास किया था और भारत सरकार ने उदारता पूर्वक ये आवास दिए थे। अब इसकी सैंक्शन तारीख 30 जून थी और इसे जल्दी से जल्दी 2024 से 30 मार्च तक बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। 1,44,000 प्रधानमंत्री आवास हमने 30 जून तक सैंक्शन किए हैं। जो बचे हुए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी 50,000। श्रीनगर में मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ को भी उन्होंने बयान करने की कोशिश की। सरकारी सतह पे जो जो इक़दामात उठाए गए हैं उनका भी उन्होंने खुलासा किया, कुछ सवालात का जवाब भी दिया। और कुछ सवालात के बीच में सबसे बड़ा सवाल जो पिछले कई दिनों से है कि क्या है नॉर्मलसी, क्या है पैरामीटर्स। तो नॉर्मलसी के क्या है, नॉर्मलसी के पैरामीटर्स तो ना ही, लेकिन ये भी बताया कि अब हालात पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में नॉर्मल हो चुके हैं। G20 का जो उन्होंने हवाला देते हुए बताया कि G20 में सबका रोल था और G20 एक कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। कश्मीर और ख़ास तौर पर श्रीनगर का जिक्र तो उन्होंने बताया कि हर तरफ तकरीबात मुनक्कद हो रही है, प्रोग्राम हो रहे हैं, तो नॉर्मलसी और क्या होती है मनोज सिन्हा। और उन्होंने बताया कि हालात में बेहतरी आई है, आगे बढ़ने के लिए लोग भी बेताब है, सरकार भी आगे ले जाने के लिए कोशिशें कर रही है। मनोज सिन्हा ने नॉर्मलसी क्या है, होती है, कैसे होती है, कश्मीर की मिसाल क्या है, उस पर भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मुझे लगता है कि कार्यक्रमों की सफलता में जहां आवाम ने सहयोग किया है, प्रशासन के हमारे सभी साथियों ने मेहनत की है, वहीं मीडिया का भी रोल बहुत ही सकारात्मक रहा है। चाहे वो G20 का आयोजन हो, उसके कारण मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में एक अच्छा मैसेज गया है। और जो लोग भी यहाँ आए थे, एक प्रतिफल उसका दिखाई पड़ रहा है कि अब बाहर के देशों से भी टूरिस्ट के आने की संख्या बढ़ने लगी है और आगे और बढ़ेगी। अनेक महत्वपूर्ण आयोजन उसके बाद श्रीनगर में हुए। एक आयोजन हुआ था, में से कुछ लोगों ने कवर भी किया। भारत सरकार के डेयरी मिनिस्टर आए थे, दोनों स्टेट मिनिस्टर आए थे और लगभग 17 राज्यों के डेयरी मिनिस्टर श्रीनगर आए थे। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई।
इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी कार्यक्रम श्रीनगर में हुआ। इंजीनियर्स एसोसिएशन की बैठक पहली बार श्रीनगर में हुई है। ऐसे ही देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी अपनी मीटिंग श्रीनगर में किया। और अभी आप सबने देखा है कि नालसा को लेकर के करीब 17-18 सुप्रीम कोर्ट के जजेज और देश भर के सभी राज्यों और यूटीज के चीफ जस्टिस और नालसा के जो इंचार्ज हैं वो आए थे। मंतव्य मेरा ये है कि अब एक हैपनिंग प्लेस श्रीनगर हो गया है और देश भर के महत्वपूर्ण आयोजन श्रीनगर में हो रहे हैं। ये मुझे लगता है कि हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है और ये इस बात का संकेत है कि अब लोग आगे बढ़ने के। मनोज सिन्हा मीडिया कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में, और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के नॉर्मलसी की भी बात की, लेकिन इसी नॉर्मलसी के बीच में यात्रा भी चल रही है और बड़े पुरजोर अंदाज में यात्रा जो है वो अमरनाथ यात्रा के लिए इस वक्त ज़ोर शोर से जारी है। और इस दौरान जम्मू कश्मीर शाहराह पर आम लोगों और सयाहों की आवाजाही पर कोई मुश्किलात या कोई असरात मुरतब न हो, इस हवाले से भी उन्होंने बताया कि इकदाम उठाए गए हैं और आम जिंदगी मुतासर न हो, इस हवाले से वो सभी इकदाम उठाए गए हैं जिसकी सरकार ज़रूरत समझती है। VIP कल्चर का हवाला भी उन्होंने दिया और VIP कल्चर पर भी उन्होंने बताया कि वो भी सरकार की नज़र पे है, उस पर भी कदगन लगाई जाएगी। VIP कल्चर और उसके साथ साथ यात्रा, ज़रा सुनिएगा। मुझे लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं काफी लोग फील करना शुरू कर दिए हैं। जो कुछ गुंजाइश बची उसे भी ठीक किया जाएगा। ये VIP मूवमेंट भी सामान्य व्यक्ति की तरह कुछ तो ऐसे हालात रहते हैं जिसमें कि सुरक्षा की दृष्टि से कुछ इंतजाम करने पड़ते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट आ रहा है इस यात्रा के दौरान या स्थानीय जो नागरिक या बिजनेस करने वाले लोग, उनको कोई असुविधा नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इसकी कोशिश मैंने पहले ही कहा कि ट्रैफिक के अकाउंट पर वो मैं उम्मीद करता हूँ कल से आज बेहतर हुआ है और 2 दिन में पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि सबके लिए समय सीमा निर्धारित करनी होगी ताकि किसी को कोई असुविधा न हो। और आपसे इसीलिए मैंने अनुरोध किया कि आप लोग भी इसको थोड़ा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। और मुझे लगता है कि जो पहले ही मैंने जिक्र किया कि अब देश के बड़े बड़े इवेंट श्रीनगर में हो रहे हैं, ये खुद इस बात को इंडिकेट करते हैं कि यहीं के लोग नहीं, देश भी मानने लगा है कि अब यहाँ स्थिति सामान्य हो रही है, सामान्य हो गई है। और मुझे लगता है कि मनोज सिन्हा श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। VIP मूवमेंट की बात की, VIP कल्चर पे जहां बात की जा सकती है तो एक साफ जाहिर है जब यात्रा वगैरह के लोग आ रहे हों तो उस वक्त ट्रैफिक को रोका जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये VIP मूवमेंट वाला जो चक्कर जो है वो श्रीनगर शहर में अक्सर देखा जाता है। हर 5 मिनट के बाद कोई न कोई फूं फां करती हुई गाड़ी नज़र आती है और उस फूं फां करती हुई गाड़ी पे कभी ऊपर रेड लाइट होती है तो कभी कुछ और होता है और फिर वो नाव देखती है, ताव देखती है, कहीं पर भी घुस जाती है। कभी कभी ट्यूब का जो अपोजिट होता है, सड़क का जो अपोजिट होता है, अगर ट्रैफिक मैच हो जाए तो उस किनारे से भी गुजरने में कोई आफियत, कोई शर्मंदगी महसूस नहीं करती है। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब तक ये बात भी पहुंचानी ज़रूरी है कि ये जो नया VIP का फूं फूं कल्चर है, इस कल्चर पे भी ज़रा नज़र रखिएगा। हर दूसरा आदमी रेड लाइट गाड़ी में घूमते हुए नज़र आता है, क्या वो सब उसके मुस्तहक होते हैं, ये भी ज़रा सवाल है। लेकिन मुस्तहक की बात आ जाए तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने 5 मरला ज़मीन जो है हर बेघर को देने का जो फैसला किया है, उस फैसले पर बयानात आना शुरू हो चुके हैं, ट्वीट आना शुरू हो चुके हैं और इन्हीं बयानात और ट्वीट्स के बीच में शक शुबात का भी इज़हार किया जा रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से, चाहे वो अच्छा कदम हो, गलत कदम हो, हर कोई इजहार आज़ादी का हक़ रखता है और इजहार आज़ादी का हक़ रखते हुए बहुत से लोग इसको अपने अपने तरीके से रखते हैं। कुछ लोग शक की निगाह से देखते हुए बताते हैं कि कश्मीर एक लेबॉर्ट्री है और यहाँ तजुर्बा किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये गैर रियासती जो आ रहे हैं उन्हीं को ये दिया जाएगा, 5 मरला ज़मीन हमें नहीं मिलेगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर PDP, ये सभी सियासी जमातें इस कदम के हवाले से भी अपना रद्दअमल ज़ाहिर करिए। PDP ने भी के लीडरान ने भी इस पर जहाँ अपना रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए बताया है कि ये तो पुराना मामला है, कुछ नया इंदिरा आवास योजना नहीं है। इमरान अली डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लीडर हैं और उन्होंने भी आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये तो वही पुरानी वाली बोतल है, कुछ नया इसमें नहीं है।
शायद आपको पता नहीं है, ये स्कीम तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड थी, बट इसका नाम अलग था। ये अब तो प्राइम मिनिस्टर्स कुछ आवास योजना है। पहले ये IAY था, इंदिरा आवास योजना, जो आज भी चल रहा है, चाहे शहरों में हो, या अर्बन एरियाज़ में या रूरल एरियाज़ में। ये स्कीम तो पिछले पता नहीं कितने सालों से चल रही है। ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, ये UPA सरकार में आया है। अब इन्होंने इसका नाम चेंज किया है, तो ठीक है, नाम चेंज किया है तो इम्प्लीमेंट भी करें, बट नोवल स्कीम नहीं है ये। बहुत पहले से चल रही है, और जब उमर साहब की भी सरकार थी उस टाइम ये नॉर्मल स्कीम नहीं है। 5 मरला ज़मीन गरीब के लिए कितनी अहमियत रखता है ये वही जाने जिसके पास घर के लिए नहीं है। रोशनी स्कीम इन सरकारों ने लाई थी। उस रोशनी स्कीम के बारे में आम कश्मीरी का तासुर सब जानते हैं। उस पर कितनी फरियाद की जाए कम है। और इमरान अबीदार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आज बता रहे थे कि सरकार की ये पुरानी स्कीम है, सिर्फ नाम बदला हुआ है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर इल्ज़ामात की बूछाड़ की और जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महबूबा मुफ्ती ने महाराष्ट्र का मामला भी उठाया। महाराष्ट्र के मामले में आप जानते हैं, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये तो साफ जाहिर हो गया कि जिधर माया उधर रिश्ते भी टूट जाते हैं। और अजीत पवार की जब महाराष्ट्र में सरकार में शामिल होने के बाद ये साफ हो गया है कि दोष दबाव अपनी जगह पे, लेकिन माया भी कुछ काम कर गई है। और इसी का मामला आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने भी उठाया था। और महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ वो सरकार ने दोष दबाव से किया, तोड़ फोड़ की, सियासी तोड़ फोड़ और सियासी मैकेनिज्म चला के किया। और अगर उनने बीजेपी के हवाले से बात की कि वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी का कौन सा वोट शेयर है? अपोजिशन का तो वोट शेयर बहुत ज़्यादा है। ईडी का, CBI का और दूसरी एजेंसीज़ का उसने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि ये सब कुछ हो रहा है। और तारीख़ में मुल्क में इतना करप्शन कभी नहीं था जितना अब की बार है। अपोजिशन को, लीडरान को धमकाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कुछ मिसालें भी पेश की। ज़रा सुनिएगा कुछ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिस्से। पहले आपको सुनाते हैं महबूबा मुफ्ती ने क्या बताया। जो अपोजिशन की यूनिटी है उसी से घबरा के जो कुछ तोड़ फोड़ हो रही है, ये तो उसी से घबरा के हो रही है। क्योंकि अपोजिशन अगर खाली बीजेपी का मुकाबला करना हो तो अपोजिशन इट इज 60 वर्सेस 64 वर्सेस 36%। अगर आप वोट देखते हैं अपोजिशन के पास 64% है या 63% है, और बीजेपी के पास, NDA के पास 37% है। इट इज़ नॉट अपोजिशन वर्सेस बीजेपी, इट्स अपोजिशन वर्सेस ED, CBI और जितनी भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स की दूसरी एजेंसीज हैं, जिसको बार बार कहते हैं कि हमने करप्शन हटाना है। मगर सबसे ज़्यादा करप्शन, अगर कोई जमात किसी 75 साल की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज़्यादा करप्ट जमात है इस वक्त, तो वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जो पैसा दे के, डरा के, धमका के। पहले तकरीर हुई एक जगह, वहाँ लीडर साहब ने कहा कि अभी NCP सबसे ज़्यादा करप्ट जमात है। उसके बाद आप NCP के लीडर्स को लेके जाते हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ डेमोक्रेसी की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये जो मुल्क, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है एज ए डेमोक्रेसी, एज ए सॉफ्ट पावर, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो। और अपोजिशन की यूनिटी इससे कम नहीं। ज़्यादा करप्शन का इल्ज़ाम महबूबा मुफ्ती ने बताया कि सरकार में है। और इस करप्शन के वाले उसने बताया कि इसी करप्शन के पैसे से सियासी जोड़ तोड़ MLAs को ख़रीद फरोख्त किया जाता है। दिल्ली की सियासत, नेशनल सियासत से निकलते हुए महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी अपना रद्दमल ज़ाहिर किया। और यहाँ की सियासत पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए बिजली पावर की बात की, पावर क्राइसिस की बात की। और ये भी बताया कि बाहर की रियासतों में 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो मुल्क में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला है, पूल में सबसे ज़्यादा ऊपर है, उसी को बिजली नहीं मिलती है, कम मिलती है। और प्रॉपर्टी टैक्स पर भी ये भी बता दिया कि यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स क्या, अगर पहले ही वो टैक्सों के बोझ लगे हुए हैं। आवाम बीजेपी का उन्होंने बताया कि आवाम को दबा रही है और हर बार इस्तेमाल कर रही है। सुनिएगा महबूबा मुफ्ती ने इसके बाद कॉमन सिविल कोड पर भी बात की, उस पर भी हम बात करेंगे क्या पता उसने। लेकिन सुनिएगा पहले मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक क्या कुछ सूरत हाल है आवाम की। स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स हो, इस वक्त जो स्मार्ट मीटर्स की बात हो, हमारी बिजली सबसे ज़्यादा जाती है नेशनल पूल में, और पूरे मुल्क में ये बांटते फिरते हैं मुफ्त की बिजली, 200 यूनिट, 300 यूनिट। और कश्मीर में, श्रीनगर ठंड में जलता है कश्मीर, और जम्मू सर्दी गर्मी में जलता है।
और ऊपर से स्मार्ट मीटर, बिजली की फीस की अभी तक बिल्स नहीं आए हैं, 4-4 महीने का इकट्ठे लोगों को देना है, तो और कितना लोगों को तंग करेंगे। और आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा के ये तो लोगों के ऊपर बोझ डालना चाहते हैं, और तो कुछ भी नहीं है। जो असली पैसा है, टैक्स लगा के, प्रॉपर्टी टैक्स लगा के लोगों पे बोझ डाला जा रहा है, महबूबा मुफ्ती का कहना। लेकिन पिछले दिनों आपको याद होगा वज़ीर आज़म ने जब आवाम से अपना ख़िताब किया था, लास्ट टेलीफोनिक ख़िताब, तो उसमें कॉमन सिविल कोड की बात की। CCC आमतौर से यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जाना जाता है, और उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के उस बयान के बाद कई हलकों से उस पर बहस तमीज़ भी जारी है। महबूबा मुफ्ती से भी आज मीडिया ने यही सवाल पूछा, और महबूबा मुफ्ती ने कॉमन सिविल कोड पर आपको बताते चलें, अपना रद्दमल जाहिर करते हुए बताया कि मुल्क में कॉमन सिविल कोड तो BJP को ज़रूरत है। मिसाल दी उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले दिनों से जो मुजाहरा ख़वातीन पहलवान कर रही थी उनका, मिसाल दी उन्होंने बाज़ार में टमाटर की, और मिसाल दी उन्होंने नौकरियों की, और मिसाल दी हिंदू और मुसलमान की। गैस का हवाला भी दिया महबूबा मुफ्ती ने, और रोज़गार का हवाला देते हुए बताया कि रोज़गार तो दीजिए, बाद में बताइए हिंदू और मुसलमान की सियासत। तो सुनिएगा महबूबा मुफ्ती क्या बता रही है इस कॉमन सिविल कोड पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया, और हमारी जो पहलवान बच्ची हैं उनका रेपिस्ट खुला घूम रहा है। टमाटर जो है 25 रुपए से 100 रुपए किलो आपको भी मिलता है, मुझे भी वही मिलता है। नौकरियां ना हिंदुओं को मिल रही है ना मुसलमान। दैट इज द यूनिफॉर्मिटी जो इस कंट्री में इस वक्त। गैस की जो कीमत है 500 से 1200 हो गई है, वो यूनिफॉर्मिटी है। आप इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला, ना मुसलमान को, ना मिला हिंदू, वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो मुझे बताइए। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुझे सवाल कर रहे हैं, मुझे बताइए आप किस कानून की बात कर रहे हैं। अगर वो कोई ऐसा कानून है जिससे टमाटर की कीमत फिर 25 रुपए हो जाएगी, यहाँ के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, अगर पहलवान बच्चियों को इंसाफ मिलेगा, उनका रेपिस्ट जेल में डाल दोगे आप, तो शायद हो सकता है कि किसी को कोई ऐतराज। लेकिन बीजेपी के वो तो आपको हिंदू लॉ में भी इस वक्त डिस्क्रिपेंसीज है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर इस किस्म का कोई अच्छा कानून आता है जिसमें औरत मर्द के बराबर उसको हुकूक मिलते हैं, उसको प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं जो हिंदू लॉ में भी नहीं है, तो उसमें तो ठीक है। मगर उसके साथ साथ जब बच्चों का बलात्कार हो, उसके लिए जो कानून है उसको तो इम्प्लीमेंट कर लीजिए। हमारी पहलवान बच्चियाँ कितने महीनों से दर हो रही हैं, आप तो वो रेपिस्ट के साथ तो आप फोटो खिंचवाते हो, तो आप किस कानून की, आप बीजेपी कौन से महबूबा मुफ्ती जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बता रही थी कि कॉमन सिविल कोड और इसी कोड के बीच में बहुत दूर की कोड़ी लगाई जा रही है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक PDP से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्के कॉमन सिविल कोड के इस मामले को सिर्फ एक इलेक्शन ट्रेंड बताते हुए बता रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड में मुल्क के हवाले से देखा जाए तो सिखों की एक बड़ी आबादी है, दलितों की बड़ी आबादी है, क्रिश्चियंस की बड़ी आबादी है। तो सरकार जो है BJP उनके अल्फाज के मुताबिक ऐसा कोई रिस्क ठीक उस वक्त नहीं ले सकती है जब इंतखाबात हों। इसलिए ये कॉमन सिविल कोड अगर इनको लगाना होता तो 8 साल हो गए हैं सरकार को, 9 साल हो गए, तो 9 सालों में लगा देते ताकि सभी को यूनिफॉर्म सब कुछ मिल जाता। आज की डेट में सिर्फ ये एक इलेक्शन इशू बना रहे हैं लोगों को। उनके PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्फा लीडरान के मुताबिक सिर्फ लोगों का माइंड सेट डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और लोग इस वक्त BJP या मुल्क में कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉमन सिविल कोड का इतलाक जो है वो सरदारों पर भी होगा, वो क्रिश्चियंस पर भी होगा, वो दलित्स पर भी होगा, वो बौद्ध पर भी होगा। और हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में सिर्फ मुसलमान ही माइनॉरिटी या दूसरे नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत से लोग, ज़ातें, कबीले हैं। और सबसे बड़ा असर इसका साउथ इंडिया पे पड़ेगा, जहां वन लैंग्वेज की जब बात आएगी तो पूरा साउथ इंडिया ज़ुबान के मामले पे कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। ये जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के जो मामलात हैं उनके बीच में कॉमन सिविल कोड पर आमतौर पे जम्मू कश्मीर के सियासी लोगों का तजिया। लेकिन दिल्ली से खबरें ये भी आ रही हैं कि इस हफ्ते बड़ा और हेर फेर जो है काबीना में भी होने जा रहा है, और ये आखिरी हेर फेर भी हो सकता है क्योंकि इसके बाद अगले साल चुनाव भी होने जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर से मुतालिक कुछ खबरें निकल के ये भी आ रही है, जिस तरह आज एक बड़ी खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 पे सुनवाई का फैसला भी शुरू कर लिया है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के लिए भी दिल्ली में बड़े पैमाने पे बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। और इस हफ्ते वज़ीर आज़म की सरबराही में जो पॉलिसी मेकर्स के साथ आला मीटिंग है उसमें ये मामला
मामला भी रखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में अगले साल जनवरी फरवरी के आखिर में ही, फरवरी मार्च के महीने में असम्बली के इंतखाबात कराए जाएँ, यानी कुछ हल्के ये भी तजवीज़ करें कि पार्लिमानी इंतखाबात से पहले ही जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात कराए जाएँ। क्या ये मामला पास हो पाएगा या नहीं, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन बावसूख ज़राया दिल्ली से ये भी दे रहे कि इस हफ्ते बीजेपी से लेके मरकज़ी काबीना में बड़ा हेर फेर हो रहा है और उस हेर फेर में राजनाथ सिंह का नाम भी सरफहरिस्त आ रहा है। जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक, दिल्ली से मुतल्लिक, मुल्क की मामलात की सियासत से मुतल्लिक कई मामलात, लेकिन 370 पर सोशल मीडिया में इस वक्त खूब गनगर्ज है। हर कोई अपने अपने तरीके से उस पर बहस कर रहा है और उमर अब्दुल्ला के ट्वीट से लेके दूसरी सियासी जमातों के लीडरान के ट्वीट और सोशल मीडिया के फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट भी लगातार वायरल हो रहे और उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी है, एक नई मंजिल की शुरुआत आज के फैसले के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन एक नई मंजिल की बात, ज़रा कोकरनाग की तस्वीर देखिए, हमारे अफसरान क्या करते हैं ज़रा देखिएगा। कोकरनाग की ये लोग जो है 3 मुलाजिम हैं, इनने आज खुदकशी की कोशिश की और ख़ुदकशी की कोशिश कैजुअल डेली वेज दे रहे हैं। पिछले 4 से 6 महीनों से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली है और आज इनको इनका अफसर जो है बग़ैर इनकी तनख्वाह की, ईद पे भी जिनके पास पैसे नहीं मिले इनको ड्यूटी भेज रहा था दूर, जहाँ जितने इनका सरकार मुआवजा देती है, जितने इनको इन स्टेपन मिलता है उससे ज़्यादा इन्हें किराए लगता था। और जब इन्होंने अपनी बात उस तक पहुंचाने की बताया जाता है, कोशिश की गई, तो उनका जवाब जो है वो अफसर ने अपनी अफसरी में दिखाया और फिर ये मुलाजिम मजबूर होकर इनने खुदकशी आत्मसोजी की बात की। और ये वो मामला है जिस पे हमें कहा जा सकता है कि ये मामलात पे हमें बात करनी होगी। ऐसे अफसरान जो हैं जिन्हें इंसाफ के तकाजे भी जो पूरे नहीं कर सकते हो, उनके खिलाफ कार्रवाई न हो तो और क्या, इन लोगों को इस हाल तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। मुझे सनम एजाज को इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।